आर्कटिक को ठंडा, बर्फीला और दुर्गम होने के लिए जाना जाता है। इस बर्फीली दुनिया में अनगिनत रहस्यमय खोजें हुई हैं, जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। समय के साथ जमी हुई प्राचीन आकृतियों से लेकर अत्यधिक ठंड में यूनिक वाइल्ड लाइफ अडेप्टेशन तक, आज हम कुछ सबसे आश्चर्यजनक आर्कटिक खोजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। 2013 में विशाल नुकीली नाक वाली एक अजीब ग्रे मछली वायरल हुई थी। इसे कैनेडियन आर्कटिक में पकड़ा गया था। पहले ये माना जाता था कि ये गॉब्लिन शार्क है, हालांकि एक जांच से पता चला कि ये वास्तव में एक रहस्यमय लंबी नाक वाली काइमेरा है। जाहिर तौर पर इनमें से केवल एक मछली को ही क्षेत्र में पाया गया था, जबकि यहाँ और भी कई हो सकती हैं। कहा जाता है कि ये 1 से 2 किलोमीटर के बीच की गहराई में रहते हैं, जिससे इन्हें ढूंढना लगभग असंभव हो जाता है। मार्च 1945 में थॉमस डोनाल्डसन नाम से जाने जाने वाला एक मालवाहक जहाज ब्रिटेन और अमेरिका के बीच टैंकों को ले जा रहा था। तभी ये एक नाजी यू बोट द्वारा डूब गया था। ये जहाज लगभग 65 वर्षों तक ठंडे बैरेंट सागर की गहराइयों में पड़ा रहा, लेकिन 2014 में रूसी नौसेना द्वारा इसकी खोज की गई। उन्होंने 2 अमेरिकी शर्मन टैंक को समुद्र से खींचकर बाहर निकाला। हैरानी की बात यह है कि खारे पानी में होने के बावजूद टैंक्स की कंडीशन ज्यादा खराब नहीं थी। 2010 में साइबेरियाई टस्क हंटर्स के एक समूह को दुनिया के सबसे अविश्वसनीय हिमयुग के अवशेषों में से एक मैमथ मिला, जिसे यूका के नाम से जाना जाता है। वह एक ऊनी मैमथ थी जो लगभग 39 साल पहले बर्फीले टुंड्रा में रहती थी। इस मैमथ की दलदल में गिरकर फंसने से मौत हो गई होगी, पर उसका निचला शरीर लगभग पूरी तरह से बरकरार है। दरअसल यूका इतनी अच्छी स्थिति में है कि वैज्ञानिक बहते खून को भी निकालने में सक्षम थे। जैसा कि यह पता चला है, उसका रक्त प्राकृतिक एंटी फ्रीज होता है। यदि आप यूका से मिलना चाहते हैं तो वो अब मॉस्को के एक म्यूजियम में मौजूद है। 14 अप्रैल 2018 को नासा के वैज्ञानिकों का एक समूह उच्च आर्कटिक के ब्यूफोर्ट सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था, जब उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। उन्होंने जमीन पर कुछ अजीब गड्ढों की एक श्रृंखला देखी जो छल्लों जैसी दिखने वाली चीजों से घिरी हुई थी। पहली नजर में वे आर्कटिक क्रॉप सर्कल्स की तरह दिख रहे थे। ये स्पष्ट है कि यहाँ समुद्री बर्फ काफी नई है, और विशेषज्ञों ने पता लगाया कि यह लगभग पतली, नर्म और कुछ हद तक लचीली है। हालांकि आज तक कोई भी निश्चित रूप से इसका पता नहीं लगा पाया है कि वो क्या है। हालांकि नासा ने कुछ सिद्धांत प्रकाशित किए हैं, लेकिन सबसे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि बर्फ में छेद बनाने वाली सीलों द्वारा ये गड्ढे बनाए गए थे, जहां से वो सांस लेने के लिए सतह पर आ सकते थे। ये गड्ढे और रिंग हाफ सील द्वारा बनाए गए छेदों के समान दिखते हैं। इन छेदों के चारों ओर का घेरा संभावित रूप से सतह पर बर्फ और बर्फ के ऊपर बहने वाली पानी की तरंगों द्वारा बनाए गए होंगे। यदि नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि रिंग एक प्रकार की जल निकासी सुविधा हो, जो तब उत्पन्न होती है जब सील बर्फ में छेद बनाती है। इस बात की भी ठोस संभावना है कि ये छेद कन्वेक्शन के कारण हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पानी काफी उथला है। ऐसी भी संभावना है कि अंतर्देशीय पहाड़ों से भूजल के गर्म पानी के झरने फूट रहे हैं और इससे छेद बन रहे हैं। फिर भी वास्तविकता ये है कि हम निश्चित रूप से ये नहीं जानते कि इन छेदों के बनने की पीछे की सही वजह क्या है। कनाडा का यूकोन क्षेत्र अपने सोने के भंडार के लिए जाना जाता है। जून 2022 में एक बरसात के दिन माइनर ट्रेविस मुड्रिक काम कर रहे थे। चूंकि खदानें परमाफ्रॉस्ट से ढकी हुई थी और उन्हें इस सख्त जमीन पर मिट्टी में खुदाई करनी थी, तभी खुदाई के समय उन्होंने एक अनोखी खोज की। उन्हें छोटे पैरों वाले एक काले चमकदार जानवर की मम्मी दिखाई दी। पहले उन्हें लगा कि यह भैंस का एक मम्मीकृत बच्चा है। उन्होंने उस प्राणी का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें तब झटका लगा जब उन्हें ये एहसास हुआ कि जानवर की एक सूंड भी है। अपने बॉस को दिखाने पर उनका सारा काम रोक दिया गया और विशेषज्ञों को बुलाया गया, जबकि यूकोन सरकार के जीवाश्म विज्ञानी ग्रांट जजुला तुरंत पहुंचने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने 2 भूविज्ञानियों को भेजा। वे खाड़ी में पहुंचे, साइट का सर्वेक्षण किया और अवशेषों को पुनः प्राप्त किया। एक बार सुरक्षित हो जाने पर मैमथ को तिरपाल में लपेटा गया और वैज्ञानिकों, माइनर्स,
राजनेताओं और स्थानीय बुजुर्गों के साथ एक समारोह के पास के स्थान पर ले जाया गया। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और मेहमत का नाम नुनसुगार रखा, जिनका उनकी भाषा में मतलब होता है जानवर का बड़ा बच्चा। एक परीक्षण के आधार पर जुजुला ने सुझाव दिया कि नुनसुगार एक मादा है जो संभवतः लगभग 1 महीने की थी जब उसकी मृत्यु हुई थी। ये मम्मी 30,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में हिमयुग के प्राणियों की केवल जीवाश्म हड्डियां ही बची हैं। हालांकि यूकोन में पर्माफ्रॉस्ट एक फ्रीजर की तरह काम करता है जो डीएनए जैसी महत्वपूर्ण आनुवांशिक जानकारी के साथ साथ त्वचा के बालों जैसी नरम मांसपेशियों को भी संरक्षित करता है। हाल के दशकों में क्षेत्र में माइनर्स और विद्वानों ने वुल्फ पॉप, कैरिब्यू कॉफ और जाइंट कैमल सहित कई अलग अलग जानवरों की अच्छी तरह से संरक्षित अवशेषों का पता लगाया है। किसी भी मामले में नुनसुगार के पास अब उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले पहले पूर्ण शिशु ऊनी मैमथ और दुनिया में केवल दूसरे होने का खिताब है। हाल के आंकड़ों में पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग में न केवल हिमखंडों को पिघलाने की शक्ति है बल्कि ये बड़े पैमाने पर सिंक होल बनाने में भी सक्षम है। 2020 में साइबेरिया के यमल प्रायद्वीप के ऊपर उड़ान भर रहे एक रूसी टीवी दल को जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। पहले तो वैज्ञानिकों को पता नहीं था कि इसका कारण क्या है। इंटरनेट पर तो लोगों का कहना है कि यहाँ उल्का पिंड, यूएफओ लैंडिंग या गुप्त भूमिगत सैन्य भंडारण जैसी चीजें हुई होंगी। हालांकि ये पता चला है कि ये एक प्रकार का सिंक होल है जिसे हाइड्रोलैकोलिथ के रूप में जाना जाता है। ये सिंक होल है जो तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी मीथेन गैस की पॉकेट उभर जाती हैं और अंततः फट जाती हैं। ध्रुवों के चारों ओर परमाफ्रॉस्ट के नीचे गैस की ये पॉकेट बहुत आम है। सामान्य परिस्थितियों में ये गैस निष्क्रिय रहती है। हालांकि जब परमाफ्रॉस्ट पिघलना शुरू होता है तो मिट्टी गर्म और पिघलना शुरू हो जाती है, जिससे जमी हुई कैप कमजोर हो जाती हैं, जो गैसों को फंसाए रखती है। यदि उचित दबाव बनाया जाता है तो ये कमजोर कैप्स फट जाती हैं, जिससे बड़ा सिंक होल बनता है। चूँकि इनमें से अधिक सिंक होल दूर दराज के इलाकों में दिखाई देते हैं, इसलिए उनकी रचना को अभी तक व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा जा सकता, जिससे हमारे लिए सभी विवरणों को जानना मुश्किल हो जाता है। बर्फ पिघलने के कारण वे अक्सर बहुत जल्दी झील बन जाते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें ढूंढना आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है। फिर भी जैसे जैसे आर्कटिक की गर्मियां गर्म होती जाती हैं, ये प्रक्रिया अधिक से अधिक सामान्य होती रहेगी। 2020 में कुल 14 हाइड्रोलैकोलिथ का पता चला है और जब वे विस्फोट करते हैं तो बड़ी मात्रा में हवा में मीथेन गैस छोड़ते हैं, जो अंततः शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। ये भी उल्लेखनीय है कि ये सिंक होल मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के बजाय प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण समुद्र में भी बन रहे हैं। वे हाल के वर्षों में अधिक से अधिक प्रचलित हो गए हैं क्योंकि परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, जिसे अब गर्म भूजल फैल रहा है और समुद्र तल के साथ सिंक होल बन रहे हैं। हालांकि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझा नहीं गया है और दोनों घटनाओं में पूरी तरह से समझने के लिए बहुत अधिक शोध या इससे भी अधिक खोजों की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई 1942 को B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस बॉम्बर्स को भेजे गए 6 P-38 लाइटनिंग लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन ग्रीनलैंड के ब्रिटिश द्वीपों के लिए उड़ान भरते समय बर्फीले तूफान में फंस गया। परिणाम स्वरूप उन्हें वापस लौटने और ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स पर आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि चालक दल के सभी सदस्यों को बचा लिया गया। विमान पीछे छूट गया और दशकों तक वहीं फंसा रहा। इतने समय में लगातार बदलती बर्फ की चादरों के कारण विमान लगभग 75 से 90 मीटर बर्फ के नीचे दब गया। हालांकि 50 साल बाद कठिनाई के बावजूद P-38 लड़ाकू विमानों में से एक को बर्फ से निकालने और उसे उड़ान की स्थिति में बहाल करने का निर्णय लिया गया। जिस विमान को निकाला गया उसे ग्लेशियर गर्ल का नाम दिया गया था। ये प्रयास काफी शानदार था। इसमें 11 साल और लगभग $2 मिलियन लगे। बहुत ही सरल तकनीक की बदौलत चालक दल विमान को बर्फ से बाहर निकालने में कामयाब रहा। उन्होंने सबसे पहले विमान तक सुरंग बनाने के लिए बड़ी हीट प्लेटों का इस्तेमाल किया और वहां से गर्म पानी के विस्फोटों के साथ विमान के चारों ओर एक गुफा को साफ किया गया। हैरानी की बात यह है कि विमान अच्छी स्थिति में था, जबकि एक छत बर्फ से दब गई थी। सभी हिस्से कमोवेश अपनी जगह पर थे। इस प्रकार $5 लाख की मरम्मत के प्रयास के बाद विमान काम करने योग्य स्थिति में था और अक्टूबर 2002 में वो अपनी पहली उड़ान पर निकला। ग्लेशियर गर्ल अगले 4.5 वर्षों तक कम महत्वपूर्ण उड़ानों पर गई। हालांकि 22 जून 2007 को एक महत्वाकांक्षी मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया। योजना ये थी कि वो न्यू जर्सी से प्रस्थान करेगी और अटलांटिक महासागर को पार करके डक्सफोर्ड इंग्लैंड तक उड़ान भरने का प्रयास करेगी, इस विचार के साथ कि वो उस उड़ान को पूरा करेगी जो उन्होंने 65 साल पहले शुरू की थी।
तकनीकी रूप से आर्कटिक सर्कल के ठीक दक्षिण में सर्टसी के अनोखे कानून ने इसे इस सूची में स्थान दिया। पृथ्वी पर अधिकांश आइलैंड लाखों अरबों वर्ष पुराने हैं। निश्चित रूप से बाकियों से ये थोड़ा अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में दिखने वाला ये आइलैंड कुछ लोगों की तुलना में कम उम्र का है। कहानी ये है कि 14 नवंबर 1963 को आइसलैंड के तट पर एक मछली पकड़ने वाली नाव सेलिंग कर रही थी, जब नाव पर सवार नाविकों ने समुद्र की सतह से कुछ गहरा धुआं उठता देखा। इस डर से कि कोई जहाज डूब गया है, वो धुएं की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि धुआं किसी नाव का नहीं था, बल्कि पानी के नीचे एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धुआं उठ रहा था। ज्वालामुखी को 500 मीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा द्वीप बनने में केवल 2 दिन लगे और जब से ज्वालामुखी फूटता रहा वो बढ़ता गया। 5 जून 1967 को ही यह विस्फोट अंततः समाप्त हुआ और अपने पीछे 2.7 वर्ग किलोमीटर का एक प्रभावशाली द्वीप छोड़ गया, जिसका नाम सॉटर के नाम पर रखा गया, जो नॉर्स पौराणिक कथाओं का एक अग्नि दानव है। आइसलैंड सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया कि द्वीप में प्रवेश करना लगभग असंभव है। इसे जनता की सीमा से बाहर कर दिया गया है। आज तक केवल वैज्ञानिकों को ही रिसर्च के लिए यहाँ जाने की अनुमति है। ये जगह न्यूनतम विकास, एक छोटे अनुसंधान क्षेत्र, एक अनकंस्ट्रक्टिव लाइट हाउस के आधार तक सीमित कर दिया गया है। कई शोधकर्ताओं को ये उम्मीद थी कि इस द्वीप पर जीवन पनपेगा, लेकिन जिस गति से यह हुआ वह आश्चर्यजनक था। आखिरकार इसने व्यवस्थित रूप से अपना स्वयं का इकोसिस्टम विकसित किया है। इस प्रणाली में 65 से अधिक पौधों की प्रजातियां, कई प्रकार के पक्षी और यहाँ तक कि सील भी शामिल हैं, जो इसे काफी विविध बनाते हैं। हालांकि सर्टसी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कटाव के कारण ये क्षेत्र अब लगभग 1.3 वर्ग किलोमीटर रह गया है और ये अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2100 तक पूरा आइलैंड पानी के नीचे हो सकता है। फिर भी जब तक ऐसा नहीं होता, वैज्ञानिक मूल्यवान शोध करना जारी रखेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना भी ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।